महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होने जा रहा है। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग जो है ऐलान करेगा। आपको बता दें, चुनाव आयोग की आज दोपहर 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटों और झारखंड में विधानसभा की 81 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान किया जाएगा। महाराष्ट्र में हम जानते हैं कि पिछले 2 बार से एक ही चरण में मतदान हुआ है। झारखंड में एक रवायत, एक ट्रेंड देखने को मिला है 5 चरणों में मतदान का। देखना होगा कि आज जब चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा तो कितने चरणों में मतदान होगा। 26 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। वहीं झारखंड का 5 जनवरी 2025 को कार्यकाल खत्म हो रहा है। और साथ ही महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो इस समय महायुति सरकार वहां पर है। बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट और अजीत पवार एनसीपी गुट मिलकर सरकार चला रहे हैं। झारखंड की मौजूदा अगर राजनीतिक स्थिति की बात करें तो यहां जेएमएम के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार चल रही है, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी, वामदल शामिल है। महाराष्ट्र के अंदर प्रो इनकम्बेंसी वोट मिलेगा और झारखंड की जनता हेमंत सोरेन जी की तुष्टीकरण वाली सरकार से तंग आ चुकी है, भ्रष्टाचार वाली सरकार से तंग आ चुकी है। महाराष्ट्र में हमारी सरकार ने 2 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं तक लाडकी बहना योजना पहुंचाई है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे ज़्यादा स्पेंड किया है। वहीं दूसरी तरफ महाविनाश अघाड़ी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है। जनता विकास और विनाश में भारतीय जनता पार्टी लेड, एनडीए लेड विकास को चुनेगी। आप महाराष्ट्र के साथ चुनाव कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने हरियाणा का जब 3 नवंबर को था और महाराष्ट्र का 26 नवंबर को ड्यू डेट था, तो आपने इन दोनों का साथ क्यों नहीं कराया? तो कहीं ना कहीं जब आप हमारी बात अनसुनी करते हैं तो हमें ये लगता है कि आप राजनीति से प्रेरित होकर या किसी दल विशेष से प्रेरित होकर के इस तरह की घोषणाएं करते हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि चुनाव आयोग का सम्मान करते हुए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारी तैयारी को देखते हुए घबराहट में लिया गया ये फैसला है। और इस वक्त हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत हमारे साथ हैं और मनीष कुमार पटना में मौजूद हैं हमारे सहयोगी। दोनों ही सहयोगियों का रुख करते हैं। प्रशांत जी, पहले आपके पास आएंगे। चुनाव आयोग 3:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा। महाराष्ट्र में अभी तक ये रवायत पिछले 2 बार की अगर बात करें तो 1 चरण में मतदान हुआ है। झारखंड में 5 चरणों में अमूमन होता है। इस बार क्या लग रहा है? देखिए जया, आपने बिल्कुल ठीक कहा। 2019 में महाराष्ट्र में केवल 1 चरण में चुनाव हुआ था और झारखंड में 5 चरणों में। लेकिन इस बार एक तो समय बहुत कम है। अगर महाराष्ट्र और झारखंड के रिजल्ट एक साथ आने हैं तो अब उतना समय नहीं है कि चुनाव आयोग झारखंड में 5 चरणों में चुनाव करवाए। और मैं कुछ चुनाव आयोग के कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई थी। उनका यह कहना है कि इस बार इस तरह की आवश्यकता नहीं है कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव करवाए जाएं। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 चरणों में, अधिकतम 3 चरणों में संभवतः चुनाव हो सकता है, या 2 चरण में भी चुनाव करवाने पर फैसला कर सकता है चुनाव आयोग। क्योंकि अभी आपने देखा जम्मू कश्मीर में भी जो विधानसभा चुनाव हुए थे वो पिछली बार से कम चरणों में चुनाव करवाए गए थे। तो चुनाव आयोग को लगता है कि राज्य में सुरक्षा की स्थिति वैसी है कि कम चरणों में भी चुनाव करवाया जा सके। तो मुझे लगता है कि 2 या 3 चरणों में झारखंड में इस बार चुनाव हो पाएगा। महाराष्ट्र में हमेशा की तरह केवल 1 चरण में चुनाव होगा। आप जानती हैं कि जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत ये नियम है कि जिस दिन चुनाव अनाउंस होता है उसके बाद कम से कम 30 दिनों का समय देना होता है जो पहले चरण का जो चुनाव होता है। तो इस हिसाब से माने तो 13 या 14 नवंबर को संभवतः पहले चरण का चुनाव होना चाहिए। और उसके बाद अगर 3 चरणों में झारखंड में चुनाव होता है तो 2 और चरण में चुनाव होंगे। लेकिन महाराष्ट्र में तो 1 चरण में ही चुनाव होगा। तो मेरा अंदाजा ये है, और जो मैंने जो बात भी हुई है मेरी चुनाव आयोग के लोगों से, वो ये है कि महाराष्ट्र में तो 1 ही चरण में होगा, झारखंड में 2 या 3 चरणों में चुनाव हो सकता है। 2 या 3 चरणों में हो सकता है। मनीष जी भी नजर बनाए हुए हैं, झारखंड की राजनीति को बेहद करीब से जानते हैं। मनीष जी, यहाँ पर चरणों की बात करें तो क्या लग रहा है? और साथ ही क्योंकि चुनाव आयोग ने झारखंड का दौरा किया था, तमाम राजनीतिक दलों से मुलाकात की थी, क्या कुछ निकला था उसमें?
देखिए, तमाम राजनीतिक दलों ने, जैसा कि हमारे सहयोगी प्रशांत बता रहे थे, उन्होंने चुनाव आयोग को यही बात दोहराई थी कि चुनाव का जो चरण है वो परंपरागत, ये झारखंड के जब से 2000 में बना है उसके बाद ये 5वां विधानसभा चुनाव है और अब तक 4 विधानसभा चुनाव जो हैं वो 5 और या एक बार तो 6 चरणों में भी वहाँ पर मतदान हुए थे। तो इस बार सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को यही आग्रह किया है कि कम से कम चरणों में मतदान कराया जाए, यानी कि 2 से अधिकतम 3। और शायद आज चुनाव आयोग जो झारखंड में चुनाव की तिथियों की घोषणा करेगी तो ये शायद पहली बार होगा झारखंड बनने के बाद कि वहाँ पर 5 चरणों में मतदान नहीं होगा, बल्कि ये 2 या अधिकतम 3 चरणों में ही मतदान होगा। लेकिन इस बार का जो झारखंड का ये जो 5वां विधानसभा चुनाव है जया, कुछ कारणों से रोचक है, क्योंकि अभी तक जो 4 विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें शुरू के 2 हंग असेंबली हुई थी और उसके बाद 2 में एक बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था और दूसरी बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन को पिछले विधानसभा में पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन इस बार थोड़ी स्थिति भिन्न है। 2019 में बीजेपी अपने परंपरागत सहयोगी जेडीयू और जो आसू है, सुदेश महतो की आसू, उसके बिना चुनावी मैदान में गई थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने पहले ही, कम से कम 1-2 महीने पहले ही उसने ये साफ कर दिया था कि वो आसू और जेडीयू के साथ ही चुनावी मैदान में जाएगी और उनके जो सीटों की संख्या है वो भी कमोबेश स्थिति साफ है कि आसू को 9 से 10 और साथ ही साथ जेडीयू को 2 सीटें जमशेदपुर पश्चिम और 1 और सीट तमाड़ की मिलेगी। जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो महागठबंधन में भी इस बार कोई सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा पचड़ा नहीं है, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस पार्टी आज के तारीख में इस स्थिति में नहीं है कि वो हेमंत सोरेन के साथ किसी प्रकार से बार्गेन करे। लेकिन ये शायद पहला चुनाव होगा कि दोनों एनडीए गठबंधन और महागठबंधन दोनों जो हैं अपने सहयोगियों के साथ इस बार आमने सामने होंगे। और साथ ही साथ इस बार का जो चुनाव है, पहली बार हम देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन भी महिलाओं को, महिला वोटर जो हैं पहली बार झारखंड की राजनीति में एक अहम भूमिका या उनका जो वोटिंग पैटर्न होगा वही ये तय करेगी कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। जया। मनीष जी, आपने काफी विस्तार से बताया किस तरह से दोनों गठबंधन में तैयारियां हैं और स्पष्ट है कि 2 गठबंधन में ये सीधा सीधा मुकाबला है। प्रशांत, मनीष जी को भी आपने सुना, कांग्रेस को भी आप काफी नजदीक से समझते, जानते हैं और खबरें करते हैं। जो अभी हाल फिलहाल नतीजे आए हैं, हमने देखा जम्मू कश्मीर हो चाहे हरियाणा हो, आने वाले वक्त में अब जो 2 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसका असर लगता है होगा? जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो मनीष जी ने जो बीजेपी की बात की, संभवतः जहां तक मुझे याद है, मनीष जी को भी याद होगा, पिछले 2019 में संभवतः बाबूलाल मरांडी की भी पार्टी अलग चुनाव लड़ी थी, जहां तक मुझे याद है, मनीष जी को भी याद होगा। तो इस बार बाबूलाल मरांडी तो खुद ही अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो इस बार जो गठबंधन है वो झारखंड में अलग है। बिल्कुल, देखिए हरियाणा और जम्मू कश्मीर का, खासकर हरियाणा चुनाव का जो असर है वो झारखंड में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी, अगर हम केवल बीजेपी और जो एनडीए की बात करें, जमीन पर उसका कितना असर पड़ेगा हरियाणा चुनाव का, ये तो अभी पता चलेगा। लेकिन कम से कम पार्टी अब काफी आशान्वित है, पार्टी में बहुत ज्यादा उत्साह है और झारखंड में ऐसे भी बीजेपी को पहले से ये लगता रहा है कि वहां सरकार बदलने की परंपरा रही है, तो इस बार वहां पर बीजेपी मजबूत स्थिति में है। महाराष्ट्र में जहां पर ये माना जा रहा था और लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था और वहां पर जो महाविकास अघाड़ी, जो इंडिया अलायंस है, वहां उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था। तो लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद अब जो बीजेपी या एनडीए का जो उत्साह है वो काफी बढ़ चुका है और इसलिए आपने देखा है कि पहले से ही चुनाव आज अनाउंस होना है, लेकिन उसके पहले से ही बीजेपी में भी काफी उत्साह का माहौल है। कांग्रेस की जहां तक बात है, कांग्रेस भी हरियाणा चुनाव से सबक लेते हुए कल भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, उनको दिल्ली बुलाया था। उनके साथ मुझे लगता है 2-2.5 घंटे लंबी बैठक चली थी और उसमें रणनीति पर विचार किया गया और ये साफ तौर पर कहा गया है राज्य के नेताओं से कि जो हरियाणा में गलती की गई अति आत्मविश्वास दिखाने की, वो वहां पर नहीं किया जाए।
भले महाराष्ट्र में कांग्रेस को लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनकी स्थिति अच्छी है, हाँ। लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं दिखाया जाए, चाहे वो सीटों का मामला हो या मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा उसका मामला हो। राज्य के नेताओं को हिदायत दी गई है कि वो कम बोले, नाप तौल कर बोले, और जो भी विवादित विषय हैं उस पर अभी कुछ नहीं बोले। तो हरियाणा से सबक जरूर सीखना चाहती है कांग्रेस, और मुझे लगता है कि अगर सबक नहीं सीखेगी तो उसके लिए और मुश्किलें ही खड़ी होगी।